आवाज आ रही है? हेलो। ओके। काफी दिन हो गए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 182। ओके। चैप्टर इतना बड़ा बना दिया ना। आई थिंक स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करना था, राइट? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आ गए ऑलमोस्ट आने थे। ओके। क्या लिखा है? सॉलिड स्टेट, वो तो पूछना पड़ेगा किसी को। वो तो किसी से पूछना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है रिकॉर्डिंग के बारे में। मैं पूछ के बताता हूँ। आप एब्सेंट थे क्या? पूछना पड़ेगा। ओके। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली किसका कंटिन्यूएशन है? मिडिल ऑब्लोंगेटा का कंटिन्यूएशन है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वही लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फॉर्म्स द लोअर एक्सटेंशन ऑफ द मिडिल ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। लाइक द ब्रेन इट इज कवर्ड बाय, जैसे ब्रेन है वैसे ये भी कवर्ड है बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस आपको याद ही होंगे, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर, फिर पाया मैटर, फिर पाया मैटर, है ना। तो वही सब है। Like brain, it is covered and protected by the bony covering and membranes. It lies within the neural canal of the vertebral column. हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ऑब्वियसली गैप होता होगा, उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाता होगा। अगर गैप ही नहीं है, अगर गैप ही नहीं होता तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाता? तो वो जो गैप है, दैट इज नोन एज न्यूरल कनाल। दैट इज नोन एज न्यूरल कनाल। और मैं आपको बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो स्पेस जहाँ स्पाइनल कॉर्ड अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज नोन एज न्यूरल कनाल। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैनाल है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैनाल है, दैट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, देखो जो सेंटर में, दैट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल, उसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। लिखा भी है यहाँ पर सेंट्रल कैनाल। ध्यान देना, सेंट्रल कैनाल इज प्रेजेंट इन दी स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल कैनाल इज प्रेजेंट इन दी वर्टिब्रे और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट लाइज विद इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड सराउंडेड बाय द थ्री मेनिंजेस, दैट इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। इसमें भी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होने वाला है। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द पाया मैटर, secreted by the pia mater, forms a fluid cushion around the spinal cord and within it inside the central canal. मतलब cerebral spinal fluid स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी होता है, अंदर भी होता है ना। अंदर कहाँ होगा? सेंट्रल कैनाल के अंदर, सेंट्रल कैनाल के अंदर। और बाहर कहाँ होगा? बाहर वही जो आपको मैंने पहले पढ़ाया था मेनिंजेस में, आपको याद है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में जो गैप होता है, एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में जो गैप होता है, दैट इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस, दैट इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। उस सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी सीएसएफ होता है, उसके अंदर भी सीएसएफ होता है ना। तो वही है, यहाँ पर वही बोल रहे हैं लोग, विद इन इट, इनसाइड द, अराउंड भी है और विद इन इट भी, अंदर भी है। फिर उसके बाद एक्सटर्नली स्पाइनल कॉर्ड अपीयर्स एज लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड पूरा 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 to 2.5 डायमीटर में वाइज होता है, दैट इज ब्रॉड है। स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रॉडेस्ट एट इट्स एंटीरियर एंड, मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ वो ज्यादा ब्रॉड होता है। ग्रेजुअली टेपर्स इनटू कोनस मेडुलरिस। ये क्या है? देखो क्या होता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है, मैं ऊपर से नीचे की तरफ बता रहा हूँ, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड ऐसा पूरा ट्यूब जैसा है, और जैसे ही ये नीचे जाता है ना तो एकदम ऐसे कोन जैसा बन जाता है। ये देखो ऐसे, और कोन जैसा बन जाएगा, फिर बाद में ऐसे थ्रेड जैसा ऐसा निकलेगा।
फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने जो ड्रॉ किया वो दिख रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो वो आप दिख रहा है, वो आपको इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है ना, वो कोन जैसा है, कोन, तो उसको बोलते हैं कोनस मेड्यूलरिस, कोनस मेड्यूलरिस। बट अभी भी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया, बट स्पाइनल कॉर्ड अभी भी नीचे और थ्रेड जैसा दिखता है, थ्रेड जैसा, थ्रेड। और इस थ्रेड में से क्या है ना, और नर्व्स निकलते हैं, थ्रेड में से क्या है, ऐसे स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये कैसा दिखता है, घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, घोड़े की पूंछ की जैसा दिखता है। क्योंकि जो हॉर्स होता है उसका साइंटिफिक नेम है इक्विनस, इक्वाइनस और इक्विनस। तो इसका जो ये लास्ट वाला पोर्शन है, इसको कॉडा इक्विनस भी बोलते हैं, कॉडा इक्वाइन, देखो लिखा भी है लास्ट में, आपको दिख रहा होगा, हॉर्स टेल, कॉडा इक्वाइना। कॉडा मीन्स टेल होता है, इक्वाइना मीन्स हॉर्स, साइंटिफिक नेम है उसका इक्वाइनस। तो क्योंकि लास्ट वाला हिस्सा जो है, एक तो ये थ्रेड जैसा है, थ्रेड जैसा, ये जो आपको दिख रहा है थ्रेड जैसा पोर्शन, इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनाले, फाइलम टर्मिनाले, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि उसका अपीयरेंस जो है, वो अपीयरेंस जो है वो घोड़े की पूंछ जैसा है या हॉर्स टेल के जैसा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो रिफर टू एज कॉडा इक्वाइना, कॉडा इक्वाइना। ध्यान देना, ये सब 3 अलग अलग नाम है, कोनस मेड्यूलरिस, फाइलम टर्मिनाले और कॉडा इक्वाइना। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं फिर पता चलेगा आपको और अच्छे से। देखो क्या लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रॉडेस्ट एट इट्स एंटीरियर एंड, gradually tapers, gradually tapers into conus medullaris। और कहाँ पर ये एंड होता है, L1 to L2। तो आपके वर्टिब्रेज है, आपको पता होगा, सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक है, फिर लंबार है, फिर सैक्रल है और फिर कॉक्स, ये तो पता होगा ना, बोन वाला चैप्टर पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ, तो जो हमारे 7 सर्वाइकल है, फिर 12 थोरैसिक है, तो जो लंबार है, उसमें लंबार के अंदर जो L1 और L2 है, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड ये वहां पर होता है, कोनस मेडुलरिस वहां होता है, कोनस मेडुलरिस वहां होता है, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस एज अ थ्रेड लाइक फाइलम टर्मिनाले एंड पोस्टीरियरली। स्पाइनल कॉर्ड शोज 2 स्वेलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 स्वेलिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड पे along its length called cervical and lumbar। obviously हमारा स्पाइनल कॉर्ड, देखो हमारा स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है, या वर्टिब्रल कॉलम पता है आपका, हमारा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। तो आप देख सकते हो, आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्पाइन है, इसका ये वाला हिस्सा, ये एक स्वेलिंग है और एक ये स्वेलिंग है, दो तो स्वेलिंग है, एक तो डिप्रेशन है। वो जो डिप्रेशन वाला हिस्सा है वो कौन सा है, थोरैसिक। तो स्वेलिंग 2 जगह पर है, एक तो सर्वाइकल रीजन पर और एक लंबार रीजन पर, एक लंबार रीजन पर। इसीलिए इसको बोलते हैं, पूरे लेंथ में स्पाइनल कॉर्ड के पूरे लेंथ में 2 जगह स्वेलिंग है, दैट इज सर्वाइकल स्वेलिंग एंड लंबार स्वेलिंग। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिया इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। ओके, तो एक्चुअली ये भी पता होना चाहिए आपको। और क्या होता है ना, एक और चीज़ है, एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ, इतना आ गया तो फैक्ट भी बता, देखो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो एंड हो जाता है कहाँ पर, L1 और L2 पे, ऐसा है। बट जो ड्यूरामेटर पायामेटर है ना, वो एंड नहीं होते, वो नीचे तक जाते हैं, नीचे तक जाते हैं। और तो अभी देखो मैं जो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो मेनिंजेस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इसके बीच में गैप है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया, बट ड्यूरामेटर और जो मेनिंजेस है वो नीचे की तरफ एंड होते हैं। इसीलिए ये जो पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है, वहां से क्या निकाल सकते हैं हम, कोई बता सकता है क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल पाएंगे हम वहां से? CSF, हम वहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है तो पता कैसे चलेगा, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन है तो हम ब्लड निकाल लेते हैं, जाके डॉक्टर में पैथोलॉजी लैब में जाके ब्लड निकाल लिया, ब्लड में से पता कर लिया मलेरिया टाइफाइड ऐसा पता कर लिया। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन तो कैसे देखोगे, ऊपर ब्रेन में तो हम इंजेक्शन दे नहीं सकते कि CSF वहां से निकाल ले, और CSF फिर ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ही है, तो यहाँ से निकालना पड़ता है। और गलती से भी अगर डॉक्टर गिनते वक्त, अगर गलती से भी उसने बराबर से गिना नहीं वर्टिब्रे, और वो L1 और L2 उसको पता है, वैसे डॉक्टर ट्रेंड होते हैं उनको पता होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड होता है L1 और L2 के बीच में, वहाँ एंड होता है। अगर गिनने में उसने गलती कर दी और उसने गलती से भी इंजेक्शन L1 और L2 के उधर दे दिया, सीधा पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए उसके नीचे वाले हिस्से में इंजेक्शन देके उसके थ्रू हमें क्या निकालना होता है, CSF।
क्योंकि वही एक हिस्सा है जहाँ से हम CSF निकाल सकते हैं, बाकी कहाँ से निकालोगे CSF, बाकी तो पूरा ब्रेन के अंदर है। फिर वहाँ से CSF निकालते हैं और CSF की एनालिसिस की जाती है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर एक बार हाँ सर। एक बार वापस बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है वहीं पे मेनिंजेस खत्म नहीं होती है, मेनिंजेस नीचे तक जाती है, मेनिंजेस नीचे तक जाती है। और इसका एडवांटेज यही डॉक्टर्स लोगों के लिए एडवांटेज क्रिएट करते हैं, एडवांटेजियस होता है एक तरह से। कैसे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, फिर तो CSF तो निकाल ही नहीं सकते थे। तो क्या होता है, ये जो एरिया है जहाँ पर बीच में एक ऐसी जगह, एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर वहां पर इंजेक्शन देंगे और वहां से इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट करेंगे ना नीडल को, तो वहां से हम क्या निकाल पाएंगे? CSF। और CSF अगर निकाल ले तो हम CSF में डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ भी है, तो समझ में आ जाएगा कि इन्फेक्शन। वही मैं बता रहा हूँ। तो गलती से भी ऊपर इंजेक्शन नहीं देना, अगर गलती से भी स्पाइनल कॉर्ड को लग गई ना, तो जो हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो गया ना, वहाँ पूरा पैरालिसिस हो जाएगा। मोस्टली लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से। समझ में आया मैंने क्या बताया? ठीक है, तो ये तो ऐसे ही मैंने फैक्ट बताया एक्स्ट्रा। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद 31 पेयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो होती है वो 12 पेयर्स है, जबकि ये स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वहां से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती है। मैं वापस बोल दूं, 31 नहीं, 31 पेयर यानी 62 नर्व्स। ठीक है, arises from the lateral side of the spinal cord. These nerves are concentrated in the region of cervical and lumbar swelling. ठीक है, नर्व्स जो है वो ज्यादातर कहाँ है? वो ज्यादातर आपको सर्वाइकल रीजन और लंबार रीजन में ज्यादा दिखेगी। एंड अराउंड द कोनस मेडिलारिस, द बंच ऑफ नर्व्स इन द हाइंड पार्ट, हाइंड मींस लास्ट वाला, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड along with phylum terminale appears like a horse tail. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहां से जब जो लोअर मोस्ट पोर्शन है वो एकदम थ्रेड जैसा है, थ्रेड जैसा है, उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनाले। पर उस थ्रेड वाले पोर्शन में से क्या निकलते हैं? नर्व्स। तो ऐसा लगता है जैसे हॉर्स की टेल है, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना, सो कॉल्ड कॉर्डा इक्वाइना। क्लियर? Yes sir. Yes sir. ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम आता है, इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था इसको लेके। ये है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ये बोर्ड्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? इसी से समझा देता हूँ, इनफैक्ट मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था वैसे तो, बट फिर से समझा रहा हूँ। देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड एस से स्टार्ट होता है, राइट? उसका जो, और मैंने आपको बताया था ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें सी से स्टार्ट होती है ना, उसके अंदर ग्रे मैटर बाहर होता है। जस्ट अ ट्रिक, हाँ, कोई ऐसा रीजन नहीं है उसके पीछे, ट्रिक है। ब्रेन हर वो चीज़ जो सी से स्टार्ट होती है, जैसे सेरिब्रम और सेरिबेलम दो ही है, तो वो दो हिस्से जो सी से स्टार्ट होते हैं वहां पर ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। पर ये तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके अंदर व्हाइट मैटर बाहर है, ग्रे मैटर अंदर है। तो आप देख सकते हो वही है, व्हाइट मैटर बाहर है और ग्रे मैटर अंदर है। और इसका जो ग्रे मैटर होता है ना वो एच शेप होता है, एच शेप, ठीक है, और बाहर व्हाइट मैटर है। फिर वो जो एच शेप ग्रे मैटर आपको दिख रहा है, ठीक है, उसमें भी देखो एकदम सेंटर में क्या है? सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल के अंदर कुछ सेल्स होंगे, सेंट्रल कैनाल के अंदर कुछ सेल्स हैं जिसको मैंने आपको बोला था एपेंडाइमा बोलते हैं। वो क्या सिक्रेट करने वाले हैं? CSF। वो CSF सिक्रेट करेंगे, है ना? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हो यहाँ पर एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे वाला, आगे वाला हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा, उसके अंदर एक बड़ा सा फिशर है, मतलब डिप्रेशन है। आप देख सकते हो काफी बड़ा डिप्रेशन अंदर की तरफ जा रहा है। तो इससे ही पहचाना जाता है कि एंटीरियर पोर्शन कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है। जहां पर आपको बहुत बड़ा फिशर दिखेगा दैट इज एंटीरियर, जहां आपको छोटा सा फिशर दिख रहा है, देखो पीछे एक छोटा सा फिशर है हल्का सा, वो छोटा सा दैट इज पोस्टीरियर। ठीक है, तो उससे ही पहचाना जाता है कि एंटीरियर कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है डायग्राम के अंदर। जहां आपको बड़ा फिशर दिखेगा दैट इज एंटीरियर, तो उसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, एंटीरियर मीडियन फिशर। और पीछे वाले को देखो, पोस्टीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर ज्यादा बड़ा होता है, पोस्टीरियर मीडियन फिशर शॉर्ट होता है या शैलो होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप और देख सकते हो कि वो वाला पोर्शन ग्रे मैटर का जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंदर है। देखो, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर दो टाइप है,
एक आप देख सकते हो जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, जैसे ये वाला जो पोर्शन अभी मैं बना रहा हूँ वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, और कुछ हिस्सा ऐसा जो बाहर है, जो बाहर आ चुका है। ग्रे मैटर ऐसा ग्रे मैटर जो बाहर आ गया है। तो दो ग्रे मैटर है, एक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एक स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। तो जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ना, उसको हॉर्न बोलते हैं, दैट इज नोन एज हॉर्न। जो बाहर आ गया उसको बोलते हैं रूट, उसको बोलते हैं रूट। तो आप इसीलिए इससे आपको पता चल जाएगा। तो देखो पोस्टीरियर मीडियन फिशर जो है वो डॉर्सल सरफेस है, वो डॉर्सल सरफेस है, इसलिए वो देखो डॉर्सल हॉर्न एंड डॉर्सल रूट, डॉर्सल हॉर्न एंड डॉर्सल रूट। वैसे ही अगर आप आगे देखोगे एंटीरियर में, वेंट्रल हॉर्न एंड वेंट्रल रूट। इसके अलावा आप देख सकते हो बीच में एक और या आप देख सकते हो एक और एलिवेशन जैसा कुछ है, इसको बोलते हैं लैटरल हॉर्न, लैटरल हॉर्न, ठीक है, लैटरल हॉर्न। बाकी जो बचा हुआ है वो सब क्या है, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 3 पार्ट में, कैसे 3 पार्ट, देखो ये एक पोर्शन हो गया व्हाइट मैटर का, ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया, ठीक है, ये एक पूरा हो गया, और ये एक पूरा हो गया, ठीक है। अब ये मत बोलना ये वाला भी तो है, ये दोनों एक ही है, अपोजिट साइड में ना वो दोनों, तो वो दोनों एक ही कहलाते हैं, ठीक है। जो अपोजिट साइड में, मतलब मैं उनको रुको अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, तो जो मैंने रेड और ब्लू में ड्रॉ किया है, या फिर दो जो रेड बताया मैंने, दो रेड, वो दोनों सेम कंसिडर होते हैं, वो एक ही कंसिडर होने वाले। और फिर जो एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, ठीक है। तो व्हाइट मैटर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, व्हाइट मैटर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रे मैटर, बिकॉज ऑफ एच शेप ग्रे मैटर। ये पूरा उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। समझ में आया, मैंने ऊपर ऊपर से समझाया वो। सर ये जो वेंट्रल रूट निकला ना तो कहाँ जाएगा, मतलब वेंट्रल वेंट्रल रूट जो निकला ना वो कहाँ जाएगा? वो वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट दोनों मर्ज होते हैं और उससे एक नर्व बनती है, दैट इज स्पाइनल नर्व। दोनों मर्ज हो जाते हैं वो लोग। वो ऐसे देखो, यहाँ पर देखो, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। ये देखो वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट मर्ज हो जाते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और फाइनली एक होके बाहर आता है, ये एक होके बाहर आए, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। इसीलिए स्पाइनल, क्योंकि डॉर्सल वाला जो हिस्सा होता है ना, डॉर्सल वाला वो सेंसरी होता है, सेंसरी होता है, और वेंट्रल वाला जो होता है वो मोटर होता है, वो मोटर होता है। तो क्योंकि दोनों फ्यूज होके एक सिंगल हो गए, इसलिए स्पाइनल नर्व जो होती है वो हमेशा मिक्स्ड नर्व होती है। स्पाइनल नर्व के अंदर सेंसरी नर्व भी है और मोटर नर्व भी। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होगा, ऐसा है। तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। और यहाँ पे जो व्हाइट मैटर, उसके लिए दो अलग नाम यूज करते हैं। मैंने आपको बोला ना, व्हाइट मैटर का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, ट्रैक्ट बोल सकते हो, तो और भी बहुत सारे, कॉलिक्यूलस वर्ड हमने बोला था, कॉलिक्यूलस बोल सकते हो। तो बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं व्हाइट मैटर के लिए। यहाँ पर व्हाइट मैटर के लिए वर्ड यूज होने वाला है फ्यूनिकुलाई, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकुलाई, ये देखो दिख भी रहा है, फ्यूनिकुलाई, फ्यूनिकुलाई। फ्यूनिकुलाई इज प्लूरल, फ्यूनिकुलस इज सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, देखते क्या लिखा है। Spinal cord is a dorsoventrally flattened structure due to presence of deep, narrow posterior fissure. Deep, narrow, आप देख सकते हो है डीप है बट नैरो है ना, डीप है नैरो है, डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर, सॉरी ये वाला है, ये वाला है यहाँ डीप। तो ये डीप इसलिए देखो है, एक्चुअली डीप है, आप देख सकते हो है डीप है, बट देखो अंदर की तरफ सिर्फ लाइन ही लिखी हुई, सिर्फ लाइन है वो, तब ऐसा सेपरेट नहीं दिख रहा है डीप है, वो भी काफी डीप है, बट बहुत नैरो है, तो सेपरेशन नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि लाइन दिख रही है, क्लियर कट लाइन है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है डीप, ठीक है तो वो भी डीप है, नैरो नहीं है, सॉरी शैलो नहीं है। तो वही लिखा है यहाँ पर, डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर एंड शैलो ब्रॉड एंटीरियर फिशर। तो इनफैक्ट इसको लोग शैलो बोल रहे हैं, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये शैलो है,
शैलो है पर ब्रॉड है ना, डिफरेंस है उनके बीच में, गैप है अच्छा खासा। तो शैलो, ब्रॉड, एंटीरियर फिशर। अ सेंट्रल कैनाल कैन बी सीन इन द सेंटर, वो दिख रहा है। फिशर डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड, द फिशर डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड इनकम्प्लीटली इनटू राइट एंड लेफ्ट। इनकम्प्लीटली क्योंकि अगर पूरी तरह से तो डिवाइड हुए नहीं, पूरा कनेक्शन थोड़ी है थ्रू आउट। अगर ये पूरा कनेक्शन होता थ्रू आउट ऐसे ऐसे होता तो बोलते कंप्लीट डिवीजन। कंप्लीट डिवीजन थोड़ी है, इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकम्प्लीट बोला है ना। द फिशर डिवाइड, the fissures divide the spinal cord incompletely into right and left. The gray matter is somewhat H-shaped or butterfly shaped and is on the inner side, while the white matter is on the outer side. The fissure divides the gray matter into 6 horns. Obviously, 2 ventral, 2 dorsal, 2 lateral, 2 dorsal, 2 ventral, 2 lateral, तो टोटल 6 है। ठीक है, तो fissure divides the gray matter into 6 horns, namely dorsal, lateral and ventral horns, while the white matter is divisible into 6 column। वो भी 6 में ही यहाँ पर देख सकते हो आप, आगे 2, पीछे 2 और laterally 2, वो भी एक तरह से 6 ही है। मैंने 3 बोला था बट ठीक है, 3 पेयर हो गया वो, है ना। तो white matter is divisible into 6 columns or funiculi, namely dorsal, lateral and ventral। वही डॉर्सल साइड में जो है वो दैट इज डॉर्सल फ्यूनिकुला, dorsal funiculi or dorsal funiculus, ventral funiculus, lateral funiculus। ठीक है, the dorsal and ventral horn extend out of the spinal cord as dorsal and ventral root of the spinal cord respectively, ये भी बता चुका हूँ। Of this, the dorsal root is connected to dorsal root ganglion। dorsal जो है, dorsal वाला portion जो है वो connected है dorsal root ganglion। यहाँ देखो, ये देखो जो डॉर्सल वाला हिस्सा है, डॉर्सल देखो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर एक गैंग्लियन है, ये दिख नहीं रहा है इसमें तो गैंग्लियन, बट यहाँ पर एक गैंग्लियन होता है, यहाँ पर एक गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन मींस कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। तो डॉर्सल वाला जो हिस्सा होता है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से कनेक्टेड होता है, जबकि वेंट्रल में कोई गैंग्लियन नहीं है उसके पाथ में। ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने से क्यों है, आपको सिर्फ रीड करना है, ठीक है। Okay, dorsal is connected to dorsal root ganglion. It lies just outside and lateral to the spinal cord. It has an aggregation or collection of unipolar sensory neurons। Obviously collection तो होने वाला है ना, गैंग्लियन का मतलब ही कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के न्यूरॉन्स है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर, यूनिपोलर होता है और सेंसरी तो होंगे क्योंकि डॉर्सल है। मैंने आपको बोला ना, डॉर्सल वाला हिस्सा किससे रिलेटेड है, सेंसरी, है ना। वेंट्रल वाला हिस्सा किससे रिलेटेड है, मोटर। वेंट्रल वाला हिस्सा मोटर से रिलेटेड। तो यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फिर डायग्राम बनाने आना चाहिए विथ लेबलिंग, एग्जाम में आता है ये। फिर क्या लिखा है, द एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन लाई इनसाइड द ग्रे मैटर। परफेक्ट, ये बराबर लिखा हुआ है। क्या हुआ है, क्या होता है ना कि देखो इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने अच्छे से बताया है क्या, यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्स दिया क्या, मैं बता देता हूँ। अब देखो क्या होता है, हाँ आपको पता है कि मैसेज कभी भी आएगा तो किसके थ्रू आता है, सेंसरी के थ्रू। जाता है तो कैसे जाता है, मोटर के थ्रू। तो डॉर्सली मैसेज आएगा, कर देते हैं, हाँ ये डॉर्सल है, डॉर्सल से ऐसे मैसेज आएगा, डॉर्सल साइड से मैसेज आया, ये एक न्यूरॉन, वो न्यूरॉन ये ना यहाँ पर एंड हो जाता है जैसे मैंने बताया। ठीक है, वो न्यूरॉन से जो मैसेज आया है उसका एनालिसिस होता है कि वो क्या मैसेज लेकर आया है, और जो मैसेज लेकर आया है उसके रिस्पॉन्स में बॉडी को क्या करना चाहिए। जैसे अगर किसी ने पिन चुबाई आपको, तो आप तुरंत वो हाथ वहां से हटाओगे, वो हाथ वहां से हटाओगे। या समझो कोई कुछ हॉट ऑब्जेक्ट आपकी किसी स्किन पे रख दिया, तो तुरंत आप बॉडी को उस बॉडी के वो पार्ट को विड्रॉ करने की कोशिश करोगे। तो वो मैसेज जो विड्रॉ करने का मैसेज है वो कैसे आता है, वो यहाँ पर सेंसरी के बाद या बीच में यहाँ पर एक और न्यूरॉन होता है जो मैंने अभी ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन। क्योंकि 2 के बीच में है इसलिए इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। ये एनालिसिस करता है कि क्या मैसेज आया है, और उस एनालिसिस के बाद बॉडी को क्या करना है, उसको भेजता है। और वो भेजता है किसके थ्रू है, वापस
वेंट्रल के थ्रू भेज देगा, क्योंकि वेंट्रल में मोटर है, वेंट्रल में मोटर है। तो ऐसे मैसेज आता है, फिर एसोसिएशन न्यूरॉन है जो डिसाइड करता है क्या आया है, उसको एनालाइज करेगा, क्या करना है वो कन्वर्ट करेगा, और फिर मतलब यहाँ से एक्चुअली एक ऐसा भी बोल सकते हो कि डॉर्सल के थ्रू इनपुट आता है, वो इनपुट किसको दिया जाता है, एसोसिएशन को। एसोसिएशन उसको एनालाइज करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और वो आउटपुट वापस किसके थ्रू बाहर जाएगा, मोटर के थ्रू बाहर जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, और ये सोचो कितना फास्ट होता है, इसीलिए हमारा ब्रेन बहुत खतरनाक है, सुपर बनाया हुआ है। इसीलिए देखो, क्योंकि एसोसिएशन न्यूरॉन दो दो एक मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में है, इसीलिए इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन lie inside the gray matter, they receive the signal from the sensory nerve, integrate it and direct the response towards the motor neuron lying towards the ventral wall। समझ में आया क्या लिखा है? अभी बेटर समझ में आया होगा। ये तो पढ़ के देखो, Yes, sir. है ना। सिग्नल रिसीव करते हैं वो लोग, सेंसरी से इंटीग्रेट होता है वो, फिर उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज दिया जाता है। द लैटरल हॉर्न हैव अ न्यूरॉन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो लैटरल हॉर्न है वहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक यानी वही सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने। द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम दिस न्यूरॉन emerge out from the ventral root of the spinal cord. The lateral, एक मिनट, the nerves arising from this neuron, okay, emerge out from the ventral root, okay। लोग बोल रहे हैं कि जो lateral horn है, lateral horn के वहां पर ANS के न्यूरॉन्स होते हैं, ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं, यानी या तो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। वो डिपेंड करता है, सिंपैथेटिक अलग जगह पर है, पैरासिम्पैथेटिक अलग जगह पर, ठीक है। हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक अलग जगह पर है, पैरासिम्पैथेटिक अलग जगह पर है। तो अभी के लिए इतना समझो कि समझो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक जो भी है, लैटरल में वो जो न्यूरॉन है, लैटरल के अंदर जो सिंपैथेटिक का या पैरासिम्पैथेटिक का जो न्यूरॉन है, वो कौन से रूट के थ्रू बाहर आएगा, वेंट्रल या डॉर्सल? वेंट्रल के थ्रू बाहर आता है। तो ध्यान रखना वो एसोसिएटेड होता है वेंट्रल रूट से, इतना ही ध्यान रखना है आपको बस, बाकी कुछ भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि मुझे भी कुछ हद तक नहीं आता, मतलब ये सब तो मेरे लिए कुछ नहीं है, बट मैं अपने एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे सबसे टफेस्ट पार्ट वही लगता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या नहीं है, मतलब इतनी सारी चीजें दे रखी है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मुझे कभी कभार तो ज्यादा बोर होने लग जाता है। ये तो ठीक है, ये सब तो सिंपल है, इतना टफ दिया है। मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें, बट पढ़ना तो होगा ही, पढ़ लूंगा बट एकदम लास्ट में पढ़ूंगा। हम लोग सीएनएस, हम एमबीबीएस में कैसे ऐसे सिस्टम्स पढ़ते हैं, जीआईटी, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। ये फिर सीएनएस, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आरएस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। वो सब लिंक होता है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सब लिंक होता है। तो फर्स्ट ईयर में ही इतना टफ है कि दिमाग घूम जाता है। मतलब आप जब जैसे ही आप कॉलेज के अंदर एंटर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 12th स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं था, एमबीबीएस तो एकदम ही अलग है। ऐसा सबके साथ होता है, कोई न्यू नहीं है, सबके साथ होता है, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो पढ़ना, पहले मैं बोल रहा हूँ 6 महीने तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, वो हर जगह होता है। 6 महीने तक तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ये सब क्या एकदम अचानक से। हमारे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। मतलब 12th स्टैंडर्ड आप तो अभी ये बुक पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा तो नॉलेज एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कुछ हद तक इस बुक में अच्छा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। जो एनसीईआरटी पढ़ता है उसमें तो एकदम ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, और बेचारा अचानक से वो एमबीबीएस में जाता है तो देखता है, अरे बाप रे ये सब क्या है, कितना सारी चीजें आ जाती है, ऐसा है। तो ऐसे ही बता रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं बस। ओके, आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि लैटरल हॉर्न है जो है वो कनेक्टेड है, वो किससे रिलेटेड है, एएनएस से रिलेटेड है, और वो उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके थ्रू बाहर आते हैं, वेंट्रल रूट के थ्रू बाहर आते हैं। तो व्हाइट मैटर, अभी व्हाइट मैटर की बात है। व्हाइट मैटर में क्या होने वाले, बहुत सारे बंडल्स होते हैं, ठीक है, बंडल्स होते हैं। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स, असेंडिंग मींस जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो सेंसरी है, और डिसेंडिंग मींस जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो मोटर है, ठीक है। तो व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड होते हैं, जिसको हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बोलते हैं। असेंडिंग
ट्रैक कंडक्ट, वही असेंडिंग ऑब्वियसली नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, सेंसरी होगा, तो असेंडिंग ट्रैक कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज किधर जाता है? ब्रेन में, असेंडिंग ट्रैक की मदद से, ठीक है। हाँ, एंड दीज लाई इन द डोर्सल कॉलम, ऑब्वियसली डोर्सल कॉलम में होगा, डोर्सल कॉलम ही होता है सेंसरी से रिलेटेड, तो डोर्सल कॉलम में लाई करेगा, या डोर्सल फ्यूनिकुलाई। डिसेंडिंग ट्रैक कंडक्ट मोटर इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द लैटरल एंड द वेंट्रल फ्यूनिकुलाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। प्लीज याद रखना, लैटरल और वेंट्रल दोनों ही के दोनों किससे रिलेटेड है? मोटर से रिलेटेड है। लैटरल मतलब दो, आपको पता है ना, मैंने आपको बोला था कि 3 फ्यूनिकुलाई है, वैसे 6 है, ठीक है, डोर्सल फ्यूनिकुलाई, वेंट्रल फ्यूनिकुलाई, लैटरल फ्यूनिकुलाई, जिसमें से डोर्सल वाला जो है वो किससे रिलेटेड है? सेंसरी से रिलेटेड है। और जो लैटरल, मैं फ्यूनिकुलाई की बात कर रहा हूँ, ग्रे मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्हाइट मैटर की बात कर रहा हूँ। तो जो लैटरल और वेंट्रल वाला पोर्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है? मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड या मोटर इंपल्स से रिलेटेड, ठीक है। तो द डिसेंडिंग ट्रैक कंडक्ट मोटर इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द लैटरल एंड द वेंट्रल फ्यूनिकुलाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है इतना? बाकी Yes, इसमें yes, sir. आपको वो सब पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। जो असेंडिंग ट्रैक लिखा है, इस असेंडिंग ट्रैक में बहुत सारे अलग अलग असेंडिंग ट्रैक्स हैं, उसके भी दुनिया भर के नाम है। डिसेंडिंग ट्रैक में भी बहुत सारे डिसेंडिंग ट्रैक है, उसके भी दुनिया भर के नाम है। इन सब का काम अलग अलग है। कोई टच से रिलेटेड है, मतलब हमें जो टच फील होता है वो किसी असेंडिंग ट्रैक में कोई तो ट्रैक है उसकी वजह से हमें फील होता है। पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, सब अलग अलग ट्रैक की वजह से। किसी भी ट्रैक, कोई भी खराब हो गया, कोई भी ट्रैक खराब हो गया, वो वाला सेंसेशन गायब, सेंस ही नहीं होगा इंसान को, ऐसा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ब्रेन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए उसमें। अभी तो ठीक है ये सब। तो इसका फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? भगवान ने स्पाइनल कॉर्ड क्यों दिया है? ब्रेन का लोड कम करने के लिए। ऑब्वियसली अगर छोटी छोटी चीजें, अभी समझो किसी ने पिन चुबाई किसी, तो पिन चुबाई तो वहां पर इंसान को सेंस होना चाहिए, वहां पर इंसान को सेंस होना चाहिए कि पिन चुबाई, अगर पिन चुबाई और वो पिन आपको वो पैर हटाना है वहां से, बराबर, पैर हटाना है, तो वो जो छोटी छोटी चीजें, अब पिन चुबाई, आपको पैर हटाना है या हाथ जहां पर भी, तो वो सारी चीजें ब्रेन तक नहीं जाती। अगर हर चीज अगर ब्रेन करने लगेगा ना, तो आपका ब्रेन थक जाएगा और आपको नींद आने लग जाएगी। ऑब्वियसली किसी को अगर आप ज्यादा काम दोगे, लोड दोगे, तो फिर तो क्या होने वाला है? थक जाएगा, थक जाएगा तो क्या आने वाली? नींद आने वाली है। तो ब्रेन को सारा काम नहीं दिया जाता है, जो छोटे लेवल के काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड ही कर लेता है। तो ब्रेन तक अगर कोई काम बहुत ज्यादा ही है जो स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज नहीं कर सकता, उसको स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये कॉलम्स की मदद से, जो असेंडिंग है, असेंडिंग ट्रैक है, उसकी मदद से वो ब्रेन तक भेजता है और डिसेंडिंग से वापस वहां तक जाता है। तो सारा काम ब्रेन के ऊपर नहीं पड़ता है, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को दिया गया है। तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं उसको रिफ्लेक्स सेक्शन बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्स सेक्शन। जैसे अगर समझो आप कहीं खड़े हो, अचानक से कोई बाइक आपके सामने आ गई, तो आप कैसे फटाक से दूर हो जाते हो, हट जाते हो, वो रिफ्लेक्स सेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्स सेक्शन। या आपको साइकिल चलाने आता है या आपको बाइक चलाने आता है, तो वो आप कंटिन्यूअस चला पाते हो। आपको कितने दिन बाद भी बोलूंगा, अगर आपने सीखी है तो आप चला लोगे, वो भी रिफ्लेक्स सेक्शन, वो भी रिफ्लेक्स सेक्शन। यॉर्निंग करना, स्नीजिंग करना, कफिंग करना, किसी ने सिखाया थोड़ी है। बचपन में ऐसे किसी को बोला ऐसे स्नीज करते हैं, ऐसे कफ करते हैं, ऐसा नहीं है ना, करते हो ना आप लोग बचपन से, वो भी क्या है? वो भी रिफ्लेक्स सेक्शन है। सब किसके कंट्रोल में है? स्पाइनल कॉर्ड। ये अगर ये सब छोटी छोटी चीजें अगर ब्रेन तक जाएगी ना, तो ब्रेन बहुत थक जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें ब्रेन नहीं करता, ये सब स्पाइनल कॉर्ड करता है। कफिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, ठीक है, आपने कोई गेम सीखा तो वो गेम आपके दिमाग में है, ये सब कुछ स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं, उनको एक्वायर्ड रिफ्लेक्स बोलते हैं। कुछ ऐसे जो बाय बर्थ है आपके पास, बाय बर्थ, जैसे यॉर्निंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये बाय बर्थ है, आपको किसी ने नहीं सिखाया ऐसा करना होता है। यूरिनेशन, डिफिकेशन, ये सब क्या है? ये सब बाय बर्थ है। तो ये सब रिफ्लेक्स सेक्शन है। जो रिफ्लेक्स सेक्शन जितने भी है हमारे बॉडी के, वो सब के सब स्पाइनल कॉर्ड के काम। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से सही तरीके से बनाया गया है सब कुछ। फंक्शन, द स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर ऑफ मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने वही बोला आपको। इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस टू एंड फ्रो टू एंड फ्रॉम द ब्रेन।
मतलब कोई भी चीज है अगर नीचे से आपकी बॉडी के सरफेस से अगर ब्रेन तक पहुंचानी है तो उसको पहले स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जा सकती वो चीज, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जा सकती, तो उसको पहले स्पाइनल कॉर्ड, मतलब बीच में एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड ब्रिज की तरह है, इसीलिए टू एंड फ्रॉम, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बहुत सारे बॉडी में नर्वस कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड वो, ठीक है। फिर ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको ये नर्व के नाम याद करने बस, और कौन सेंसरी है कौन मोटर है वो याद करना है, बाकी ओरिजिन, ऑर्गन, इनर्वेटेड फंक्शन आप इतना मत लर्न करना, होगा भी नहीं और बहुत मुश्किल होने वाला है। तो बेटर है अगर आपको वो भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नाम पढ़ सकते हो, मेरे को लगता है कोई नाम भी पूछेगा, फिर भी कॉलेज लेवल पे डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हाल है, तो पढ़ लेना नाम एटलीस्ट और टाइप पढ़ लेना, बाकी कुछ भी मत पढ़ने जाना। ओके, उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली कौन बनाता है? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, है ना। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स क्या बनाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बताया था मैंने आपको ये, है ना। तो ये क्रेनियल नर्व है आपके सामने 12, इन सबके नाम याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, दैट इज ओक्टा फगवा, अगर आपको याद होगा तो, है ना, याद है ये सब? सर यस सर। ठीक है, मैं एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये था। और स्टार्टिंग के वो याद रख लेना, 3 कौन से वो है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी अगर आपके पास कोई और ट्रिक है आप वो भी याद कर, उससे भी याद कर सकते हो। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वही पढ़ने वाले हैं हम, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में। तो क्रेनियल नर्व 12 है, सॉरी 12 पैर है। देखो, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली हमारा ब्रेन हमारे पैर तक थोड़ी जा सकता है, हमारा ब्रेन तो ऊपर है, तो ब्रेन थोड़ी पैर के टो तक जा सकता है। पैर के टो तक, हमारे पैर के टो तक हमें सेंसेशन कैसे फील होता है? नर्व्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन और हमारे टो के बीच में कनेक्शन कौन है? नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है? वो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हैविंग रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, है ना। डिपेंडिंग, अभी डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन मींस कि नर्व कहाँ से अराइज हो रही है। अगर नर्व ब्रेन से अराइज हो रही है तो उसको हम क्रेनियल नर्व बोलेंगे, अगर वो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है तो उसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे। So depending on the connection to the central nervous system, the peripheral nerves are classified into 2 main types: cranial nerves connected to the brain, spinal nerves connected to the spinal cord. आगे बढ़ते हैं। Cranial nerve, these nerves develop from the brain in all amniotes. Amniotes मतलब जिनमें amnion होता है, वो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा डिटेल, ठीक है, याद रखो। तो फिर जरूरत भी नहीं है amnion एंड ऑल याद करने की, अगर आपको इंटरेस्ट है आप याद कर सकते हो। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में ऐसा होता है। There are 12 pairs of cranial